Hello students, welcome back to your chemistry class. In the last lecture I told you about electron displacement effect. They were inductive effect, resonance effect, hyperconjugation effect. So if you have understood them properly, then the next topic is about the chemical reactions. The organic chemical reactions कैसे होती हैं, उसका फंडामेंटल मैकेनिज्म क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्टली कोई भी रिएक्शन होने के लिए बॉन्ड के ब्रेक होने की जरूरत पड़ती है, तभी नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे. जो ओल्ड बॉन्ड है उनका फिजन या उनका ब्रेकेज दो तरह से हो सकता है. फर्स्टली यू हैव होमोलिटिक फिजन एंड सेकंड इज योर हेट्रोलिटिक फिजन. होमोलिटिक फिजन में क्या होगा कि आपके पास जो बॉन्ड है, सपोज यू हैव एटम ए एंड बी, बॉन्ड फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन जो यूज होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. एक इलेक्ट्रॉन ए पर और एक इलेक्ट्रॉन बी पर आएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा. तो जो आपके पास ये स्पीशीज बनी, इसे कहा जाता है फ्री रेडिकल. ये फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे होमोलिटिक क्लीवेज से. उसके लिए एरो यूज किया जाता है, हाफ एरो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, कि एक इलेक्ट्रॉन बी पर गया, एक इलेक्ट्रॉन ए पर गया. रिमेंबर ये हाफ एरो है, इसमें ये दोनों तरफ ये ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है आधा, राइट. नेक्स्ट इज योर हेट्रोलिटिक फिजन. हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होगा कि जो आपका पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उसका कंप्लीट ट्रांसफर होगा. अगर बी पर ट्रांसफर होगा, राइट, अगर ये इलेक्ट्रॉन बी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बी ले ले तो बी पर नेगेटिव चार्ज और ए पर पॉजिटिव चार्ज. बट इन केस अगर ये इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ए ने लिए होते तो ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज, तो आपके पास केटायन या एनायन फॉर्मेशन होती है. अब क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील कर रहे हैं तो यहाँ पर हम केटायन और एनायन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कार्बो एनायन या कार्बो केटायन. वो इसीलिए क्योंकि जो ये चार्ज है ये कार्बन पर होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव, दैट विल बी ऑन द कार्बन एटम. सो दिस cation and anion is termed as carbocation और carboanion. So जब आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो गया, आपके पास इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं. जो ये फ्री रेडिकल और ये कार्बोएनायन और कार्बोकेटायन फॉर्म होंगे, इन्हें कहा जाता है फ्री इंटरमीडिएट्स. जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स होते हैं वो एक रिएक्टिव स्पीशीज होती है जो डिटरमाइन करेगी कि आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा. जिस तरह से आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे या फिर कार्बोएनायन या कार्बोकेटायन फॉर्म होंगे. जब आपके पास ये स्पीशीज बन गई, ये डिटरमाइन करेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे. तो हमारे पास सेकंड टॉपिक है यही, जो ये फ्री रेडिकल और कार्बोएनायन या कार्बोकेटायन फॉर्म हुए, इन्हें कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. इंटरमीडिएट्स मतलब जो बीच में फॉर्म होते हैं. तो फर्स्टली वी हैव फ्री रेडिकल. इसकी फॉर्मेशन के लिए आपको होमोलिटिक क्लीवेज होनी चाहिए, होमोलिटिक क्लीवेज या फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. फ्री रेडिकल के केस में आपके पास कोई भी चार्ज नहीं होता एटम या मॉलिक्यूल, एटम या नंबर ग्रुप ऑफ एटम्स पर, लेकिन उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा. जैसे आपके पास यहाँ है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल फ्री रेडिकल. ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी उसे कहा जाएगा जब एक कार्बन एटम के साथ एक और कार्बन एटम अटैच्ड हो तो वो प्राइमरी है. एक कार्बन एटम के साथ दो कार्बन अटैच्ड हो तो वो सेकेंडरी. सेम कार्बन एटम के साथ अगर तीन कार्बन एटम अटैच्ड है तो वो है टर्शरी. ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स हैं. अब इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, कौन कितना ज्यादा स्टेबल है, वो उसका ऑर्डर है ये. सबसे कम स्टेबल है मिथाइल फ्री रेडिकल, देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये डिटरमाइन किया जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर, इस पर और इस पर, ये कितना ज्यादा डीलोकलाइज किया जा सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा. जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी, डीलोकलाइजेशन का मतलब है कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा ये इलेक्ट्रॉन. तो अगर आप इसके केस में देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक बड़ा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप है.
ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे 3 मिथाइल ग्रुप्स पर डीलोकेलाइज हो सकता है। लेकिन जो ये है, यहाँ पर एक छोटा सा एटम है हाइड्रोजन, वैसे एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये एटम का एक तो साइज भी छोटा है और है भी एक सिंगल एटम ही, यहाँ पर ग्रुप था एक नंबर ऑफ एटम्स का। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, डीलोकेलाइजेशन है, वो इसके केस में कम होगी। तो जितनी ज्यादा आपकी डीलोकेलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टर्शरी की है, यानी इस वाले की, फ्री रेडिकल की। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आपकी रिएक्टिविटी कम होगी। मतलब अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसको क्या जरूरत है कि वो रिएक्ट करे और कुछ और फॉर्म करे, वो अपने आप में स्टेबल है, उसको रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल का केस देखें, क्योंकि ये खुद स्टेबल ही नहीं है, इसको स्टेबल होना है, तो ये रिएक्शन में बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करेगा और कोई और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ताकि वो स्टेबल हो सके। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम रिएक्टिविटी होगी। और फ्री रेडिकल्स के केस में ये जितने भी आपके पास, चाहे हम फ्री रेडिकल लें या हम कार्बो एनायन या कार्बोकेटायन भी कंसिडर करें, ये सभी जो है रिएक्टिव स्पीशीज हैं। रिएक्टिव स्पीशीज इसीलिए हैं क्योंकि या तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। अब इसके केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है इस पे, तो इसके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि ये कोई भी एक कहीं से भी अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉन, ये उसके साथ कंबाइन कर जाए और अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करे, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन कुछ नहीं कर सकता, वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं फ्री रेडिकल्स। और उन फ्री रेडिकल्स में जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, वो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल, फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी एंड देन योर टर्शरी फ्री रेडिकल। अब आता है इसका स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि कार्बन का जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि 3 ऑर्बिटल यूज होंगे। तो ये 3 ऑर्बिटल यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जो आपके पास कार्बन का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया, इसमें जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहेंगे। जो बाकी ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइज करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप इसको सिर्फ प्लेनर नहीं तो ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन एज द नेम सजेस्ट, कार्बन होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन होगा और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होंगे? क्योंकि ये कार्बोकेटायन एक तो फॉर्म तब होगा जब आपके पास हिट्रोलिटिक फ्यूजन होगा, राइट। हिट्रोलिटिक फ्यूजन होगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो केटायन तब फॉर्म होगा जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसीलिए इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही लेफ्ट रहेंगे। अगेन यू हैव टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायंस, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है? सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मिथाइल कार्बोकेटायन। इसका और इसका ऑर्डर, फ्री रेडिकल का ऑर्डर सेम ही रहता है। ये मैंने लिखा उल्टा है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टर्शरी की है, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टर्शरी की ही है। तो दोनों का स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो सेम रहता है, लेकिन रीजन अलग होंगे। अब इसके केस में आप देखें, हम रीजन बोलेंगे कि ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जब बताया था, तो उसमें एक इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एल्काइल ग्रुप हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है एल्काइल ग्रुप्स की। तो जो एल्काइल ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पर जो ये आर लगे हैं, ये है एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स या तो कोई भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो लगा हुआ, इथाइल ग्रुप हो, प्रोपाइल ग्रुप हो, तो उसको जनरल टर्म्स में हम आर लिखते हैं। तो आर कहीं पे लिखा हो तो वो एल्काइल ग्रुप है। तो जो आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है, इट हैज टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ग्रुप रिलीज कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, और ये इसके पास भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की, और इस कार्बन के पास भी टेंडेंसी है रिलीज करने की इलेक्ट्रॉन्स।
तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन पर रिलीज कर रहे हैं एल्काइल ग्रुप्स। वैसे ही इसके केस में 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे कार्बन एटम पर, और सेम इज इन दिस केस। बट मिथाइल ग्रुप में ऐसा कोई एल्काइल ग्रुप अटैच्ड ही नहीं है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी नहीं होती, सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स की होती है। तो इसके केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिड्यूस नहीं होगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो इसीलिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा टर्शरी की होगी और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी मिथाइल कार्बोकेटाइन की। अगेन सबसे कम स्टेबिलिटी का मतलब है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। नेक्स्ट इसकी ज्योमेट्री, इसकी भी ट्रायगोनल ज्योमेट्री होती है, लेकिन फ्री रेडिकल और इसके केस में फर्क ये होता है कि फ्री रेडिकल में जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में था, लेकिन इसके केस में जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रहेगा। नेक्स्ट यू हैव कार्बन एनायन, एंड अगेन द नेम सजेस्ट कार्बन एटम होगा और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये भी हिट्रोलिटिक फ्यूजन से ही फॉर्म होंगे। अब आपके पास ये टाइप्स ऑफ कार्बन आयन है, मिथाइल कार्बन आयन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन आयन। इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो कार्बोकेटाइन से अपोजिट होगा। वहां पर सबसे कम स्टेबिलिटी थी मिथाइल कार्बोकेटाइन की, लेकिन यहाँ पर कार्बन एनायन के केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मिथाइल कार्बोनाइन। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट ही होगा एल्काइल ग्रुप का, बट प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। कैसे? ये एल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं कार्बन एटम पर। जितना ज्यादा ये नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे कार्बन एटम पर। इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम पर रिलीज हो गए, और एक जो ये नेगेटिव चार्ज है वो भी इस वजह से ही है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो उस वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो तो सेम रहने वाला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो उस वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे उतने ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज होगी और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो सबसे कम स्टेबिलिटी आएगी आपके टर्शरी कार्बोनाइन के केस में, और सबसे ज्यादा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है कार्बन एटम पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो आपका जो मिथाइल कार्बोनाइन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका स्ट्रक्चर, कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होती है, लेकिन जो हमने पहले पढ़े फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन उनके केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। इसके केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जो ये एक्स्ट्रा जो इस पर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज आया वो इट इज बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, और जो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही। फोर्थ इज योर कार्बीन। कार्बीन एक अगेन इंटरमीडिएट है और रिएक्टिव स्पीशीज है, लेकिन इसके केस में जो है कोई भी चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर। अगेन कोई चार्ज नहीं होगा तो इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें से 2 का यूज करेगा ये शेयरिंग के लिए। सबसे कॉमन एग्जांपल होता है कार्बीन का मिथाइलिन CH2, और जो कार्बन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यूज होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या किसी भी रिएक्शन में जब इन्वॉल्व होगा ये। सपोज यू हैव कोई स्पीशीज है जिसमें डबल बॉन्ड है, अगर इस पर मिथाइलिन अटैक करे तो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर कर इसने 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिए और अपना वैलेंस शेल भी कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो दिस इज योर कार्बीन। ये सभी थे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं तो आपके पास
उनके फॉर्मेशन तब होगी जब आपके पास कोई अटैक होगा मॉलिक्यूल पर। तो आपके पास अटैकिंग रिएजेंट्स क्या कौन से होते हैं? फर्स्टली यू हैव फ्री रेडिकल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट के तौर पर भी यूज होता है और एक अटैकिंग रिएजेंट के तौर पर भी यूज होता है। सेकेंड इज योर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्पीशीज है जो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट इसके केस में जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं तो दे आर ऑल्सो लुईस एसिड्स। तो जितने लुईस एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर भी यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव H पॉजिटिव आयन, H2O पॉजिटिव आयन या CH3 पॉजिटिव आयन, या न्यूट्रल अगर हम लें तो AlCl3, BF3। हमने जब ज्योमेट्री पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी में, तो इन मॉलिक्यूल्स में आपने देखा कि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरॉन और एल्यूमिनियम के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी। तो ऐसे केसेस में इनके पास टेंडेंसी है कि और इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सेप्ट कर सके ताकि ऑक्टेट पूरा करें, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। सेकेंड यू हैव न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो या तो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं या फिर वो न्यूट्रल भी होते हैं, बट उनमें कंडीशन होती है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड लुईस बेस। जितने लुईस बेस हैं वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव X, दिस X इज योर हेलोजन ग्रुप। तो ये X या तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, कोई भी हेलोजन ग्रुप इज योर X। या फिर साइनाइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, या अमोनिया, वाटर, या कोई अल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ पर अमोनिया के पास लोन पेयर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास, ये डोनेट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। सो दीज वर योर अटैकिंग रिएजेंट्स। अब ये अटैकिंग रिएजेंट्स और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं वो आप पढ़ेंगे जब आप अगला टॉपिक देखेंगे, विच इज योर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। So this is your next topic, types of organic reactions, and I want you to go through this topic क्योंकि इसमें simple सी reactions ही है, substitution reactions, addition reactions, but still if you have any queries you can ask and go through this topic very thoroughly. इसके आगे जो टॉपिक है प्योरिफिकेशन या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो डिडक्ट कर दिया गया आपके सिलेबस में से। तो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट, बट इफ यू फाइंड एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी, डाउट्स, यू कैन आस्क मी एनी टाइम।